हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पहले से जानते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और प्लस टू क्लास में तुम्हारी आती है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, जो कि तुमने 3D में सीखा है कि वो प्लेन की इक्वेशन होती है। तो बट अब जो थ्री वेरिएबल की इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन, उसको सोल्व करना, कैसे सोल्व करना भाई? बाय द यूजिंग ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, कि इनवर्स एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करके उसको सोल्व किया जाए। अब जो सोल्व किया जाएगा जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उसमें भाई हम 2D में बात करते थे तो एक्स और टू वेरिएबल में बात करते तो भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल रहे थे। वो बहुत सारे मेथड थे 10th क्लास में, तो जैसे एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया, तो हम उनको सोल्व करते थे ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद अब थ्री वेरिएबल को हम कैसे सोल्व करेंगे? बाय यूजिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो लेट टेक कर लेते हैं कि जो थ्री इक्वेशंस हैं, थ्री लीनियर इक्वेशंस इस तरह से हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। एक इक्वेशन ये होगी, एक्स वाई जेड थ्री वेरिएबल है इसमें, और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z। अब इनवर्स मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए, इनवर्स में डालने के लिए, अगर एक में थ्री वेरिएबल है तो थ्री इक्वेशन होंगी, और अगर वेरिएबल टू दिए हुए हैं तो टू इक्वेशन होंगी। तो जितने वेरिएबल हैं उस उतनी ही इक्वेशन होंगी, तभी उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनवर्स मेथड से। तो इसके अंदर हम जो कोफिशिएंट्स हैं जे वाले, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, इनको एक मैट्रिक्स में इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसको बोलेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये हो गया a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, हमने इनको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो ये बोली गई अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर जो वेरिएबल है x x x y y y z z z, इसको इस तरह से ना इकट्ठा करके हम करेंगे, इसको कैपिटल X से ही डिनोट कर देंगे। तो इसमें x y z जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो कैसी होगी? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम एक ही होगा। ठीक है, फिर एक है इसमें ये d1 d2 d3 और बच गए, तो इसको मान लिया कांस्टेंट मैट्रिक्स, जिसमें d1 d2 d3 कांस्टेंट मैट्रिक्स होगी। अब इसको जब ये जो चीजें हमने मानी है, ये कब इस सिचुएशन में डलेंगी? जब हम इनको ax इक्वल टू b में रखेंगे, इस सिचुएशन में हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, एक मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स। जब इस ए मैट्रिक्स को एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन देगी हमें, तो प्रोडक्ट होगी, वो भी तो एक मैट्रिक्स आएगी। तो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी? जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो अब इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करेंगे, दोनों तरफ इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया नेट हमने। ठीक है, a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b बाई परी मल्टीप्लाई ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स से परी मल्टीप्लाई किया, पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। ठीक है, यानी पहले मल्टीप्लाई किए, तो ये किसके इक्वल हो जाए? i के। आई एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, क्योंकि हमें पता है कि a इनवर्स की a से मल्टीप्लाई की जाती है तो वो i के इक्वल होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो वो एज इट इज उसी के इक्वल रहता है। तो a इनवर्स इक्वल टू b, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि आई एक्स किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो इसके इक्वल आएगी, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू जो आएगी a इनवर्स, यानी मैंने स्टार्टिंग में बोला था
कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करके, तो मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, 2D में बात करूं तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे, तो जो ये है ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसके अंदर सॉल्यूशन तो आएंगे। अब सॉल्यूशन जो आएंगे वो यूनिक होगा या भी एक से ज्यादा होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो कब कब होता है यूनिक सॉल्यूशन, कब होता है, जब 3D की बात हो रही है, तो 3D में जो प्लेन होंगे वो काटेंगे एक जगह पे, एक उस पे काटेंगे, तो वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पे काटेंगे, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। और जब वो पैरेलल होंगे, तीनों के तीनों पैरेलल होंगे, तो नो सॉल्यूशन, यानी कहीं काटेंगे ही नहीं। और फिर तीसरी चीज कि जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, जब तीनों के तीनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, यानी दिखाई नहीं देंगे, यानी वो कौन सी सिचुएशन है, वो कोइंसिडेंट है। ठीक है, या कोइंसाइड करना, तीनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। और जब पैरेलल होंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब एक उस पे काटेंगे तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए विदाउट हम ये फाइंड आउट किए, उससे पहले हम कैसे चेक कर पाए, तो उसके लिए हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम चेक करेंगे सॉल्यूशन कितने होंगे। भी सॉल्यूशन चेक करने के लिए हमने फाइंड आउट किया डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट जो है या तो 0 के इक्वल नहीं होगा या 0 के इक्वल होगा। दो ही केस बनेंगे, या तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर बनेगी या नॉन सिंगुलर बनेगी, दो ही केस बन सकते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है डिटर्मिनेंट, बट 0 के इक्वल नहीं। दूसरे केस में 0 के इक्वल होगा। अब फर्स्ट केस में अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो x की वैल्यू होगी, x y z की वैल्यू होगी, वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। यानी यहां पे क्या है, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, मैट्रिक्स। और फिर दूसरा भी, अगर नॉन सिंगुलर है तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन है, वो जो सिचुएशन है, वो क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है और इस तरह से सिचुएशन है, तो सॉल्यूशन कितना होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर कहीं वन सॉल्यूशन। अब दूसरी सिचुएशन में बात की जाए, जब ये सिचुएशन होगी, तब उस टाइम पे सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी वो। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब इसके बाद दो केस बनेंगे, या तो वो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगी या कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगी। तो उस चीज के लिए हम क्या चेक करेंगे, अब यहां पे या तो मैनी सॉल्यूशन हो गए, या और नो सॉल्यूशन। फिर अब इनमें से पता करने के लिए हमने क्या किया, एडजॉइंट फाइंड आउट किया। एडजॉइंट ऑफ ए, उसको मल्टीप्लाई किया बी मैट्रिक्स के साथ में। जो बी मैट्रिक्स ये कोफिशिएंट में, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो ये 0 देगा या 0 नहीं देगा, दो ही सिचुएशन बनेगी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, दो सिचुएशन बनेंगी। अगर 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा, तो अगर 0 के इक्वल हुआ तो क्या सिचुएशन बनी, वो कंसिस्टेंट होगा और मैनी सॉल्यूशन होंगे वहां पे। और इस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट होगा,
और नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? भी जब भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, अब वो या तो एक सॉल्यूशन होगा या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो उसके लिए हम पहले चेक करेंगे कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो दो केस बनते हैं, नॉन सिंगुलर है तो सिर्फ एक केस बनेगा यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक से ज्यादा केस बनेंगे या फिर एक भी केस नहीं बनेगा। तो उसके लिए हम पता करेंगे, सेकंड चीज अप्लाई करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये अपना आंसर आएगा, या तो नो सॉल्यूशन आएगा या फिर मैनी सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब इनके एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिया हमने, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन का। तो जो फर्स्ट केस होगा वो हम पहले तो मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करते हैं। तो ए किसके इक्वल होगी? 2 1 1 8 1 2 5 1 -1। एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? 5 -2 2, इनके इक्वल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले इसका चेक करते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से ही हमें पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही इनवर्स फाइंड आउट करना है, अदरवाइज हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिसमें डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है सिंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो 2 इंटू, तो अब ये एलिमेंट उठाया हमने, इसको R1 से एक्सपेंड करते हैं तो ये इस हिस्से को उठाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई -1 यानी -1, माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1 -2, फिर प्लस माइनस प्लस होता है, तो -8 इंटू इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो 1 मल्टीप्लाई -1 -1 और 1 मल्टीप्लाई 1 1, प्लस में 5 इंटू, अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे 1 2 2 -1, तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू -1 -2 -3, -8 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1, तो ये आ गया -6 प्लस का 16 प्लस का 5, तो ये मिल जाएगा हमें 15, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन कितने होंगे? 10। This system has unique solution। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। ठीक है, तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हमें फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो a11 किसके इक्वल होगा? 1 1 2 -1। फिर हम फाइंड आउट करेंगे a12 किसके इक्वल होगा? इसको और इसको छोड़ेंगे तो 1 1 1 -1 1 1 1 -1, बट 1 + 2 कितना होता है? 3, तो माइनस का साइन, तो a13 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 + 1 4 होता है, तो यानी इवन है तो पॉजिटिव आएगा, तो इसको और इसको छोड़ेंगे तो 1 1 1 2 1 1 1 2। फिर उसके बाद इनको फाइंड आउट करेंगे तो इनका क्या मिल जाएगा हमें? 1 -1 और -1 -2 यानी इक्वल हो जाएगा -3 के। ठीक है, फिर यहाँ पे मिलेगा हमें -1 -1 यानी -2 के, और यहाँ पे मिल जाएगा 1 × 2 2 -1 यानी 1 के इक्वल। फिर a21 किसके इक्वल हो जाएगा? इस पोजीशन की, यानी 2 + 1 कितना है? 3, तो माइनस का साइन। अच्छा, यहाँ पे भी माइनस का आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का है, तो अब इसको, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे 8 5 2 -1 8 5
2 माइनस 1। अब A22 किसके इक्वल हो जाएगा, यानी इस पोजीशन के जे और ये छूटेंगे तो 2 5 1 माइनस 1। और A23 किसके इक्वल होगा, A23 हो जाएगा जे वाला पोजीशन, ये कॉलम और ये रो छूटेगी तो 2 8 1 2। अब 2 प्लस 3 कितना होता है 5, यानी साइन कैसा आएगा माइनस का। 2 प्लस 2 4 होता है तो साइन पॉजिटिव आएगा। फिर इसके बाद माइनस इंटू माइनस 8 माइनस 10 जो कि इक्वल होगा प्लस का 18 के। फिर इसके बाद ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस 1 5 जा 5 यानी इक्वल हो जाएगा माइनस 7 के। फिर इसके बाद ये होगा माइनस इंटू 2 2 जा 4 माइनस 8 इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस का 4 और बाहर माइनस का है तो प्लस का 4 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे 3 1 किसके इक्वल होगा, 3 1 इस पोजीशन का कोफैक्टर 8 5 1 1 8 5 1 1। A32 किसके इक्वल होगा ये वाली पोजीशन, इस रो को और इस कॉलम को जोड़ेंगे 2 5 1 1 तो A33 किसके इक्वल होगा, इसके, तो इसके कोफैक्टर यानी 2 8 1 1। अब साइन कैसा, 3 प्लस 1 4 पॉजिटिव, 3 प्लस 2 5 नेगेटिव, 3 प्लस 3 6 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब 8 1 जा 8 माइनस 1 5 जा 5 यानी 3 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 1 जा 2 माइनस 1 5 जा 5 यानी कितना आ गया 2 माइनस 5 माइनस 3 और बाहर कितना है प्लस का 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 8 जा 8 यानी माइनस 6। तो अब एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे किसका, पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट की हमने, क्या मिली हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली -3 2 1 18 -7 4 -7 4 3 3 -6। फिर जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो -3 18 5 18 3 2 -7 3 1 4 -6 इसके इक्वल आ गई। तो अब ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट आया था हमारा 15 तो 1 बाय 15 इंटू -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6। फिर इसके बाद ए इनवर्स आ गया तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, ए इनवर्स बी के इक्वल होगी। तो ए इनवर्स आ चुका है अपना ये, तो 1 बाई 15 -3 18 3 2 -7 3 1 4 -6। अब जो ये 1 बाई 15 है इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं या लास्ट में भी जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, चाहे पहले कर लें चाहे बाद में कर लें। तो इनटू में बी किसके इक्वल है 5 -2 2 तो 1 बाई 15 इनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी, पहले पहले वाले के साथ दूसरे दूसरे वाले के साथ तीसरा तीसरे वाले के साथ। तो -3 5 जा 15 -36 प्लस 6 2 5 जा 10 -7 -2 प्लस का 14 और 3 2 जा 6 1 5 जा 5 और 4 2 जा 8 माइनस का और माइनस का 12। तो ये इक्वल आ जाएगा 1 बाई 15 इंटू 6 30 माइनस का 45 20 30 और ये आ जाएगा 20 माइनस का 15। अब इससे डिवाइड लगा दो, अब इससे डिवाइड लगाए तो अब क्या मिल जाएगा हमें माइनस का 3 और इससे जब डिवाइड 30 को 15 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या कितना मिल जाएगा 22 और ये मिल जाएगा -1। तो यहाँ पे अब इसको कंपेयर करेंगे एक्स मैट्रिक्स के साथ में तो -3 2 -1 तो ये इक्वल हो जाएगा अब एक्स की वैल्यू -3 के साथ y की वैल्यू 2 के साथ
x इक्वल टू वाई इक्वल टू और z इक्वल टू -1। तो ये अपना जो है फाइनल आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन आया है, यानी यूनिक सॉल्यूशन आया है। एग्जांपल लिया हमने, वो तो लिया यूनिक सॉल्यूशन का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट देख के बता सकते हैं हम 3/6, 11/22 और 7/5। जो हम पहले हमने किया था, तो किसके इक्वल है? 3/6 इक्वल टू 11/22, 3 2 जा और 11 2 जा, यानी ये दोनों इक्वल है, बट 7/5 के इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं कि दोनों पैरेलल है और इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आगे बताते हैं कि क्या होगा। अगर 0 के इक्वल आता है तो इनवर्स फाइंड आउट कर ही नहीं सकते फिर उसका। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। पहले ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स अपने पास 3 11 6 22, एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, और बी मैट्रिक्स है 7 5। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया तो किसके इक्वल आएगा? 22 3 जा 66 माइनस 66 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है तो दो केस बनेंगे, या तो मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है तो कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होता है नॉन सिंगुलर में। बट सिंगुलर मैट्रिक्स में या तो मैनी सॉल्यूशन होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हियर टू पॉसिबिलिटीज। क्या फर्स्ट क्या होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट और मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता है, सेकंड केस 0 के इक्वल नहीं आता है, तो होगा इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। तो चलो चेक करते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? तो 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स में, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि हम जब कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो सिर्फ क्या चेंजमेंट आएगा? जो एलिमेंट्स है डायगोनल के, उनकी तो जगह चेंज होगी और इनके साइन चेंज होंगे, -11 -6। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर इसकी बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू हो गया 22 -11 -6 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 के साथ में, तो 22 की मल्टीप्लाई 7 कितने हो जाएगा? 154। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 55, फिर -6 मल्टीप्लाई 7 42 और 5 3 जा 15। तो ये इक्वल आया है 99 और ये आ गया 27 के माइनस, यानी 0 के इक्वल नहीं आया है। तो पहला ये दूसरा केस 0 के इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो जब नो सॉल्यूशन वाली जब केस बनता है तो यहीं पे छोड़ दे, बस इसको आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो कंसिस्टेंट हो तब क्या करना है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी? ए मैट्रिक्स है 1 5 3 15 और एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई के, और बी मैट्रिक्स है 7 21 की। तो इस सिचुएशन में फिर से हम वही करेंगे, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो 15 1 जा 15 माइनस 3 5 जा 15, यानी 0 के इक्वल आ गया। तो यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है
तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर दो केस होंगे, क्या क्या होंगे, टू पॉसिबिलिटी, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर हमारा आया है इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 है तो इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन आएगा। तो हम फिर फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, 15 1 -5 -3 के इक्वल। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी के साथ में, तो ये हो जाएगा 15 -5 -3 1 इंटू 7 21, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 15 7 जा 105, और 5 की मल्टीप्लाई 21 के साथ में करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 105, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस का 21, और इसकी इसके साथ की तो प्लस का 21, तो ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यानी यहाँ पे केस क्या बना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 क्या आ गया। तो कौन से केस में गए, कंसिस्टेंट मैनी सॉल्यूशन। तो जो मैनी सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, कोई तो सिचुएशन बनती होगी ना, अब सॉल्यूशन तो निकल तो रहे हैं बट वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इक्वेशन उठाई x + 5y = 7, तो इस इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू को k पुट कर दो, लेट y = k पुट कर दिया हमने, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को 3 वेरिएबल्स के अंदर है तो 3 में से एक को पुट कर दो, बाकी 2 की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। अब 3 वेरिएबल में तो 2 इक्वेशन उठानी पड़ेंगी, और एक वेरिएबल में 2 वेरिएबल में है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू k पुट कर दी इन इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया x + 5 × k = 7, तो x इक्वल टू किसके आ गया, 7 - 5 के। तो यहाँ पे अब जो k कौन है, k कोई स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो k कौन है भाई, और k बिलोंग्स टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो होगी 7 - 5 के, और y की वैल्यू होगी k। तो जब जब k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जब जब k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी, जो x को भी सेटिस्फाई करेंगी, y को भी सेटिस्फाई करेंगे, यानी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो बहुत सारी वैल्यूज हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला ये था कि जब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे, और इसमें था कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे बट मैनी होंगे, इसमें यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो तीनों टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, पहला जब यूनिक सॉल्यूशन होगा, दूसरा जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तीसरा जब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो ये है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो चाहे 3 वेरिएबल में हो चाहे 2 वेरिएबल में हो, तो प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट।